इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं. नाउ दीज राइट्स आर इनहेरेंट राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, race, religion, gender or social status. Now fundamental rights are rights that are essential for the overall development and well-being of the citizens. जब आपके प्राइवेट राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो आप किसी जनरल लॉ के अंडर रेमेडी सीख करते हो, बट जब आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन. तो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी स्टेट की होती है. तो मतलब जब आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो आप स्टेट के अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल करते हो. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है वो सिर्फ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पर एप्लीकेबल है, बाकी प्रोविजंस पर नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के. वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 की, जिसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है. आर्टिकल 12 में 4 कैटेगरीज दी गई हैं जिन्हें स्टेट माना गया है. फर्स्ट वन है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट. थर्ड इज लोकल अथॉरिटीज एंड फोर्थ वन इज other authorities within the territory of India and under the control of the government of India. पहली दो कैटेगरीज तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं. जो थर्ड कैटेगरी है लोकल अथॉरिटीज़ की, उसको डिफाइन करता है सेक्शन 3 क्लॉज 33 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, जिसमें ये बोला गया है कि जो सभी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ के अंडर आती हैं. फॉर एग्जांपल पंचायत एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स. अब जो मेन कन्फ्यूजन अराइज होती है वो होती है कि अदर अथॉरिटीज़ में कि कौन सी अथॉरिटीज़ इस कैटेगरी के अंडर फॉल करती हैं. तो अदर अथॉरिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करा है. आइए समझते हैं उन सभी जजमेंट्स को वन बाय वन. The first case was यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई. इसमें ये इशू अराइज हुआ था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर फॉल करेंगी. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 12 की काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हुए इजस्टिम जनरस का प्रिंसिपल अप्लाई करा और बोला सिर्फ वही अथॉरिटीज़ स्टेट मानी जाएंगी जो गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म करती हो. इजस्टिम जनरस का मतलब है थिंग्स ऑफ लाइक नेचर, मतलब वो चीज़ें जो सेम नेचर की हों और सेम फंक्शंस परफॉर्म करती हों. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 12 की पहली 3 कैटेगरीज हैं वो जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, अगर कोई अथॉरिटी वही सेम फंक्शंस परफॉर्म करे तो ही वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के अंडर फॉल करेगी. यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई वाली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ओवर रूल कर दी, ये कहते हुए कि इजस्टिम जनरस की जो अप्रोच है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है और जो आर्टिकल 12 की पहले 3 कैटेगरीज हैं उनमें भी कोई कॉमन जीनस नहीं है. अब इजस्टिम जनरस की अप्रोच तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दी. अब कैसे हम स्टेट को डिफाइन करें, ये आंसर करता है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस. इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट जो सभी अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिएट करी गई हैं उनके पास काफ़ी पावर्स हैं और वो उन पावर्स से फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती हैं. तो जब कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्रिएट करी गई है और उनके पास इतनी पावर्स है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती है तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर फॉल करेगी. इस केस की जजमेंट के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी स्टेट माना गया था. फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ, जो सभी बॉडीज़ किसी स्टैट्यूट के अंदर बनी हैं किसी कमर्शियल पर्पसेस के लिए, क्या वो भी स्टेट मानी जाएंगी. ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव वर्सेस भगतराम केस में आंसर किया, वेयर द कोर्ट हेल्ड दैट corporations like LIC, ONGC and IFC are state under the meaning of Article 12 when they enjoy the powers to make regulations and those regulations have force of law. अब आता है RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है. इस केस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने काफ़ी सारे टेंडर्स निकाले, जिनमें से एक टेंडर के लिए RD शेट्टी ने भी अप्लाई किया. तो डिस्क्रिमिनेटरी रीजंस की वजह से RD शेट्टी का टेंडर रिजेक्ट हो गया,
जिसके लिए आर डी शेट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करी। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने कंटेंट किया कि क्योंकि वो एक स्टेट नहीं है अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, तो उनके अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल नहीं करी जा सकती। तो द कोर्ट हेल्ड दैट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के अंदर बनी है और ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 पॉइंट टेस्ट लेट डाउन करा। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये 5 टेस्ट सेटिस्फाई करती है तो वो स्टेट मानी जाएगी। द फर्स्ट वन इज किसी एजेंसी में चीफ फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, मतलब जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है। सेकंड, पूरा कंट्रोल स्टेट के पास है। थर्ड, जो फंक्शंस परफॉर्म करे जा रहे हैं वो गवर्नमेंटल फंक्शंस हैं। फोर्थ, गवर्नमेंट ने अपना एक पूरा डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया है उस एजेंसी या कॉरपोरेशन को हैंडल करने के लिए। फिफ्थ, और उस एजेंसी या कॉरपोरेशन के पास मोनोपोलिस्टिक राइट्स हैं जो स्टेट ने दिए हैं या स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है। तो ऐसी एजेंसी या कॉरपोरेशन आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के अंडर फॉल करेगी। This test was properly formulated in Som Prakash versus Union of India case and it was reiterated in Ajay Hasia versus Khalid Mujib case. In this case, the court also held that determining test ये नहीं है whether a authority was created under a statute. Determining test ये है whether the agency or corporation is an instrumentality of the government or an agency of the government. अगर yes तो वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के अंडर फॉल करेगी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अराइज होता है वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। सो द आंसर इज नो, जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट as long as the judiciary is performing judicial functions. In state of Punjab versus Ajib Singh case, the Supreme Court held that non-judicial functions of the court will fall under the purview of Article 12. I hope the video was helpful. In case आपको कोई doubt है तो do let me know in the comment section.